हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीजीपीएससी अनसॉल्व्ड मुख्य परीक्षा के 2015 के प्रश्न पत्र जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के संदर्भ में। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में सामान्य विज्ञान प्रश्न पत्र 4 का विषय सामान्य अध्ययन के अंतर्गत शामिल है। इसमें 2015 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसे हम देखेंगे। सेक्शन फर्स्ट में शब्द सीमा 30 निर्धारित है। 2 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा गया था। पहला जो प्रश्न है, अमोनिया के निर्माण की विधि में ताप, दाब व सांद्रण का प्रभाव समझाइए। अमोनिया निर्माण में निम्न ताप आवश्यक होता है क्योंकि उच्च तापमान पर अमोनिया की स्थिरता कम होती है। आदर्श तापमान 400 से 500 सेंटीग्रेड होता है। अमोनिया निर्माण के लिए उच्च दाब की आवश्यकता होती है क्योंकि उच्च दाब में अमोनिया की स्थिरता अधिक होती है। आदर्श दाब 200 से 300 atm होता है। अमोनिया निर्माण में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का सांद्रण का अनुपात महत्वपूर्ण है। आदर्श सांद्रण अनुपात 3:1 होता है। अगला है टेफ्लॉन बहुलक की संरचना एवं उपयोग लिखिए। दूसरा जो प्रश्न है, टेफ्लॉन की संरचना है CF2N। यह जो है कंटिन्यू N तक जाते हैं, N परतों की संख्या है, तो संरचना यह टेफ्लॉन की होती है जिसमें CF2 बाइंड रहते हैं। इसका उपयोग गैर चिपकाऊ सतह बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग ऊंचे तापमान पर काम करने वाले उपकरण के रूप में किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में तथा हवाई जहाज के घटकों में टेफ्लॉन का यूज होता है। तीसरा प्रश्न है, मिश्र धातु की परिभाषा एवं 2 उदाहरण लिखिए। मिश्र धातु एक प्रकार की धातु होती है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनाई जाती है। इसके उदाहरण है पीतल, कॉपर व जिंक का मिश्रण। दूसरा है स्टेनलेस स्टील, लोहा प्लस क्रोमियम और निकेल। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए व उदाहरण दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है, एनर्जी जिसमें बाहर निकलती है, वो ऊष्माक्षेपी कहलाती है। जैसे जलने की अभिक्रिया, कोयला को जलाने पर ऊष्मा बाहर आती है। विस्फोटक अभिक्रिया, जैसे डायनामाइट का विस्फोट होना, इससे भी ऊष्मा बाहर आती है, तो यह कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया यदि हम देखें तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इसमें वो जो है फोटोग्राफी के फिल्म के विकास में या अमोनिया के निर्माण में यह इस्तेमाल होता है। अगला है सेक्शन 2, शब्द सीमा 60 निर्धारित है। 4 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया है। विरंजक चूर्ण क्या है, इसका निर्माण व उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग विभिन्न पदार्थों को विरंजित करने में किया जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका निर्माण यदि हम देखें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्लोरीन गैस जब रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस CO2 बाहर आता है। इसका उपयोग है कपड़ों को विरंजित करने में, पानी को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल उपकरणों को स्टेरलाइज करने में, कीटनाशकों के रूप में, पेंट व रंग उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए व इसके बनाने की विधि का रासायनिक अभिक्रिया सहित वर्णन कीजिए। तो यह जो है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। इसके बनाने की विधि यदि हम देखें तो NaCl प्लस NH3 सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को रिएक्ट करा के सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है जिसका फॉर्मूला NaHCO3 है। वह अमोनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल बाहर आते हैं NH4Cl। अगला प्रश्न है सेक्शन 3, शब्द सीमा 100 निर्धारित है। 8 अंक के लिए प्रश्न बना हुआ। आवर्त सारणी में क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं की स्थिति की व्याख्या कीजिए। आवर्त सारणी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं की स्थिति यदि हम देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्लोरीशियम, फ्रांसीसियम, यह जो है मुख्य रूप से आवर्त सारणी के क्षार धातुओं के ग्रुप है जिसमें यह शामिल है। क्षारीय मृदा धातु यदि हम देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम तथा रेडियम, यह क्षारीय मृदा धातुएं हैं। क्षार व क्षारीय मृदा धातु पहले और दूसरे समूह में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड की प्रकृति के बारे में बताइए। क्षार धातु के ऑक्साइड में लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, ये सभी क्षारीय धातुओं के ऑक्साइड हैं। इनकी विशेषताएं क्रियाशील होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं। क्षार धातु के हाइड्रोक्साइड में लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि के हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप जो है जुड़ जाता है इनमें, तो यह जो है हाइड्रोक्साइड ग्रुप बन जाते हैं। विशेषताएं क्रियाशील जल में घुलनशील होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं। क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड देखेंगे तो बेरिलियम ऑक्साइड में O ग्रुप जुड़ेगा और हाइड्रोक्साइड में OH ग्रुप जुड़ेगा, तो यह जो है क्षारीय मृदा धातु तथा ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड ग्रुप बनाती हैं। इसके पश्चात है लिथियम और मैग्नीशियम के मध्य विकर्ण संबंध की व्याख्या कीजिए। लिथियम और मैग्नीशियम 2 आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह में स्थित होते हैं। दोनों के बीच यदि समानता देखें तो दोनों धातु हल्की व चमकदार होती हैं। दोनों धातु जल में तेजी से अभिक्रिया कर सकती हैं।
अंतर यदि हम देखें, लिथियम एक क्षार धातु है जबकि मैग्नीशियम एक क्षारीय मृदा धातु है। लिथियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अधिक क्रियाशील होते हैं जबकि मैग्नीशियम के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड कम क्रियाशील होते हैं। विकर्ण संबंध यदि हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता पाई जाती है, रासायनिक गुणों में समान होते हैं लिथियम व मैग्नीशियम, अभिक्रिया दर में अंतर देखने को मिलता है, ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड की क्रियाशीलता में अंतर दर्शाते हैं। अगला है सेक्शन 4 शब्द सीमा 340 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया है। 8वां का जो ए प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करना महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा इसके समस्थानों की विवेचना करें व उनके अंतर एवं उपयोग बताइए। प्रयोगशाला विधि अभी हम देखें हाइड्रोजन गैस बनाने के, तो इसके लिए हमें जिंक चाहिए, HCl चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, ट्यूब चाहिए और जल जलन यंत्र चाहिए। विधि जो है, कॉनिकल फ्लास्क में जिंक के टुकड़े डालेंगे, HCl को धीरे धीरे फ्लास्क में डालेंगे, ट्यूब को फ्लास्क के मुंह में रखेंगे, जल जलन यंत्र का उपयोग करके हाइड्रोजन गैस को इकट्ठा करेंगे और हाइड्रोजन गैस की एक सुरक्षित स्थान पर जमा करेंगे। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप देखें यदि, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्राइटियम। प्रोटियम 1H, इसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का सबसे आम समस्थानिक है प्रोटियम। ड्यूटेरियम यदि हम देखें 2H या D, इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में किया जाता है। ट्राइटियम 3H या T, इसमें 1 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन व 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया व चिकित्सा में किया जाता है। आयरन के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए एवं उसके निष्कर्षण की विधि का वर्णन रासायनिक समीकरण सहित कीजिए। तो आयरन के 2 प्रमुख अयस्क हैं हेमेटाइट व मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 व मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। यह दोनों जो है आयरन के मुख्य अयस्क हैं। हेमेटाइट से आयरन के निष्कर्षण की विधि यदि हम देखें, तो ब्लास्ट फर्नेस विधि के द्वारा इसे निष्कर्षित किया जाता है। इसके लिए सामग्री जो है हेमेटाइट अयस्क, कोक तथा लोहा इस्तेमाल किया जाता है। प्रक्रिया यदि हम देखें तो Fe2O3 जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल से बाइंड होकर 2Fe बनाता है प्लस 3 CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आता है। Fe2O3 जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके 2Fe बनाता है व CO2 जो है बाहर आती है। मैग्नेटाइट से आयरन के निष्कर्षण की विधि यदि देखें तो यह जो है ब्लास्ट फर्नेस विधि के द्वारा है। मैग्नेटाइट, कोक तथा लोहा की आवश्यकता होती है। इसमें जो है Fe3O4 4 कार्बन से मॉलिक्यूल से बाइंड होकर 3Fe बनाता है प्लस 4 कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन CO जो है बाहर निकलते हैं। Fe3O4 जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करके 3Fe प्लस CO2 बाहर निकलता है। तो यह जो है मैग्नेटाइट से आयरन के निष्कर्षण की विधि है। अगला प्रश्न है, बहुलक एवं बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं? इसे बनाने की विधि व संरचना की विवेचना कीजिए। बहुलक अर्थात एक बड़ा अणु होता है जो कई छोटे छोटे अणुओं के संयोजन से बनता है। ये अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करते हैं। बहुलीकरण यदि हम देखें तो एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें छोटे अणु एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। उदाहरण है पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन व PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीएथिलीन बनाने की विधि के लिए एथिलीन, दबाव व तापमान, प्रक्रिया है NCH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है रिएक्ट करके CH2 का बॉन्ड बनाता है। इसमें पदों की संख्या N होती है। संरचना, पॉलीएथिलीन एक लंबी श्रृंखला होती है जिसमें एथिलीन के अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये एथिलीन के अणु जो है आपस में जुड़े हुए हैं। पॉलीप्रोपिलीन बनाने की विधि, सामग्री जो है प्रोपिलाइन, दबाव, प्रेशर और टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया है NCH2 जो है CH3 से बाइंड करता है। CH2 के मॉलिक्यूल CH3N CH3N से जुड़ते हैं। तो यह जो फार्मूला है यह प्रोपिलाइन का फार्मूला है। पॉलीप्रोपिलाइन जो है एक लंबी चेन है जो कि प्रोपिलाइन के अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। PVC बनाने की यदि विधि देखें तो विनाइल क्लोराइड, टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। यह जो है NCH2 डबल बॉन्ड CHCl से बाइंड होकर यह जो है CH2 CH व Cl पदों की संख्या N जो है यह एक फार्मूला है PVC बनाने के लिए। PVC एक लंबी चेन होती है जिसमें विनाइल क्लोराइड के अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक साम्य से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। निम्न अभिक्रिया के साम्य पर दाब, ताप एवं सांद्रता के प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसके लिए पहला है PCI5। यह जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के थ्रू PCI3 प्लस क्लोराइड आयन में टूटता है। 2SO2O2 यह जो है क्रिया करके उत्क्रमणीय अभिक्रिया के द्वारा 2SO3 बनाता है, अर्थात यह एक रासायनिक साम्य अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। रासायनिक साम्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की सांद्रता एक निश्चित मूल्य पर पहुंचती है और उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है।
इसके प्रमुख लक्षणों में शामिल है पहला स्थिरता। रासायनिक साम्य में पदार्थों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता। समतुल्य दरें, अभिक्रिया की दर और विपरीत अभिक्रिया की दर समान होती है। इसमें रासायनिक साम्य में संतुलन स्थिरांक का मूल्य निश्चित होता है और प्रतिक्रिया की दिशा जो है बदल नहीं सकती। यह जो है रासायनिक साम्य। उदाहरण है नाइट्रोजन जो है गैसीय फॉर्म में, हाइड्रोजन 3 मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में जो कि अमोनिया का फॉर्मेशन करती है। इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के बीच अमोनिया का निर्माण होता है। जब अभिक्रिया की दर और विपरीत अभिक्रिया की दर समान हो जाती है तो रासायनिक साम्य प्राप्त होता है। संतुलन स्थिरांक यदि हम देखें Kc, तो Kc = NH3 अमोनिया नाइट्रोजन व हाइड्रोजन से मॉलिक्यूल से बाइंड रहता है। रासायनिक साम्य के प्रकार, पहला विपरीत अभिक्रिया साम्य, दूसरा एकपक्षीय अभिक्रिया साम्य और तीसरा बहुपक्षीय अभिक्रिया साम्य। रासायनिक साम्य का महत्व यदि हम देखें, रासायनिक अभिक्रिया को समझने में मदद करता है, उद्योगों में उपयोगी होता है, जीवन की कई प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेंटाक्लोराइड PCl5 PCl3 व क्लोराइड आयन में टूटता है। संतुलन स्थिरांक यदि हम देखें तो Kc = PCl3 क्लोराइड आयन प्लस PCl5 यह जो है बनाता है। ताप यदि हम देखें, उच्च ताप पर साम्य बाईं ओर से दाईं ओर और PCl3 और क्लोराइड की सांद्रता बढ़ती है। दाब यदि हम देखें तो उच्च दाब होने पर जो साम्य है बाईं से दाईं ओर शिफ्ट होती है, अर्थात PCl5 की सांद्रता कम होती है और PCl3 व Cl क्लोराइड आयन की सांद्रता बढ़ती है। सांद्रता यदि हम देखें तो PCl5 की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य जो है दाईं ओर से बाईं ओर शिफ्ट होता है। PCl5 व क्लोराइड आयन की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य बाईं ओर से दाईं ओर शिफ्ट होता है। तो ये इसके रिएक्शन की अभिक्रिया दर है। यदि हम 2SO2 प्लस ऑक्सीजन के रिएक्शन में इसे समझने का प्रयास करें तो यह जो है 2SO3 बनाता है। संतुलन स्थिरांक है SO3 के मॉलिक्यूल व SO2 प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तापमान यदि हम देखें, निम्न ताप पर साम्य दाईं ओर शिफ्ट होता है, अर्थात SO2 की सांद्रता बढ़ती है और SO2 व ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। प्रेशर का प्रभाव यदि हम देखें तो उच्च दाब पर साम्य दाईं ओर से शिफ्ट होता है, अर्थात SO3 की सांद्रता बढ़ती है और SO2 व ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। सांद्रता के आधार पर SO2 की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य बाईं ओर से शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने पर दाईं ओर शिफ्ट होता है व SO3 की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य बाईं ओर शिफ्ट होता है। तो यह इसके रिएक्शन से यह रासायनिक साम्य की एक अभिक्रिया है जिसमें जो है यह रासायनिक ताप व दाब पर प्रभाव देखने को वर्णन करता है।